क्योंकि मन की बात आज अपने देश में गाली हो चुकी है। तो सवाल यही तो है, सभी मन की बात करते हैं तो जन की बात कौन करेगा? सवाल जन की बात का है। और ये जो संवादहीनता है मन की बात और जन की बात में, यही मुझे लगता है कि पत्रकारिता का एक रोल है। और जितना नुकसान समाज का इस 10 साल में हुआ, शायद क्योंकि इसके पहले इतिहास हमने पढ़ा है, छुआछूत से लेके कैसी चीजें थी और उसके बाद बढ़ता हुआ समाज भी देखा है, अम्बेडकर जी का संविधान भी देखा है और इस देश को संविधान के हिसाब से चलते हुए देखा भी है। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया? कि आज हम सरकार से डरने लगे। सरकार हमारा अभिभावक होता है, सरकार हमारा पिता होता है, सरकार हमारा रक्षक होता है। क्यों हम उसको भक्षक समझने लगे? जब 10 साल के इस कार्यकाल का समीक्षा यदि की जाए तो सिवाय हमने संविधान की धज्जियां हर पल उड़ते हुए देखी, हमने एक बात देखी कि जब आपको संसद में समर्थन हासिल होता है और वो समर्थन यदि अपने बलबूते पे हो, तो फिर लोकतंत्र के मुखौटे में एक तानाशाह जन्म लेता है। इस पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो लड़ाई मोल लेनी होगी। और यदि पत्रकारिता सरकार को सवाल पूछने का एक माध्यम है तो सवाल तो खड़े करेंगे, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो या चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो। सवाल तब भी थे, सवाल आज भी थे। 2024 के चुनाव के नतीजों ने एक बिगड़े हुए सांड को बैल बना दिया। लेकिन होता है ना कि मराठी में कहते हैं सुंब जळाला पण पीळ घेत जात नहीं, तो वैसा ही उनका हुआ। 240 आने के बाद तमाम देश ये कहने लगा कि भाई आपको अब सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं, क्योंकि 272 तो चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरी एनडीए सत्ता में आ गई है, 292 मेरे पास है। मोदी की गारंटी एनडीए सरकार कब बन गई पता ही नहीं पड़ा। शायद गिरगिट को भी रंग बदलने में टाइम लगता है, इतने जल्दी रंग बदला। और आजकल बैल हमारा बेचारा इतना सीधा हो गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन उधर से घुसता है और हमारा बैल हाउस छोड़ के जाता है, क्योंकि आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते। 2024 के बाद का बदलाव यह है कि पूरे प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं या बीजेपी समर्थित सरकारें हैं, वहां सब रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बिठाए गए हैं। संघ भी डरा हुआ था मोदी से। नागपुर में बैठ के बोल रहा हूं मैं, चाहे संघ के कुछ लोग कुछ भी कहे कि इनको संघ समझ में नहीं आता, कितना संघ जानता है ये है। संघ इतना डरा हुआ था कि यदि मोदी जी अपने बलबूते पे 370 ले आएंगे तो संघ पे रिसीवर बिठा देंगे और बोलेंगे मोहन जी आप घर जाइए, आपने संघ की विचारधारा को गलत कर दिया है। अब गुजरात से कोई आता था शाह और कोई ठक्कर और वो बैठ जाता था, नया संघ चालक। वो दिल्ली मुझे आशा की किरण दिखाती है। दिल्ली मुझे आशा की किरण ये दिखाती है कि जिस संविधान को हम बार बार बोल रहे थे कि संविधान बर्बाद हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, उस संविधान की रक्षा इस देश की जनता ने की। इसलिए मैं इस देश की जनता को सैल्यूट करता हूँ। मायावती का कार्ड पहली बार लोकसभा में फेल हो गया। मायावती ने खूब प्रयास किया, लेकिन मायावती एक भी सीट बीजेपी को दिलवा नहीं पाई लोकसभा में। प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र में फेल हो गए, अकोला छोड़ के एक भी सीट वो दिलवा नहीं पाए। तो ये जो वोट कटाऊ लोग हैं, ये भी 2024 के नतीजों में एक्सपोज हो गए। किसान इनकम टैक्स नहीं भरता इसलिए टैक्स नहीं देता, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट नहीं है। इस देश में भिखारी जो है वो भी टैक्स देता है, जो बच्चा मां के पेट में है उसको भी टैक्स देना पड़ता है, जो आदमी मर जाता है मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है। इतना टैक्स का बोझ इस देश के लोगों पे है। तुम खाना खाते हो टैक्स, तुम रिचार्ज करते हो टैक्स, तुम कुछ खरीदते हो टैक्स, टैक्स 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 टैक्स। तो एक तरह से मुट्ठी भर लेते हैं और एक तरह से चिमुड़ भर देते हैं। तो कुल मिलाकर 2024 के नतीजों ने एक तानाशाह को हिला दिया। 2024 के नतीजों ने एक सिंग मारते हुए सांड को बैल बना दिया। 2024 के नतीजों ने इस देश में लोकतंत्र में जो लोगों का अविश्वास होने लगा था वो विश्वास पुख्ता हो गया।
2024 के चुनाव के नतीजों ने संविधान है, संविधान था और संविधान रहेगा, इस बात को रेखांकित किया। आदरणीय मंच, शायद मेरे जीवन काल में ये पहली बार हुआ कि किसी के स्वागत पर भी उसे उलाहना दी जाती है, और मैं बड़ा स्पोर्टिंगली लेता हूँ, क्योंकि मन की बात आज अपने देश में गाली हो चुकी है। तो सवाल यही तो है, सभी मन की बात करते हैं तो जन की बात कौन करेगा? सवाल जन की बात का है। और ये जो संवादहीनता है मन की बात और जन की बात में, यही मुझे लगता है कि पत्रकारिता का एक रोल है। आदरणीय कुलकर्णी जी जब बोलते हैं मराठी में तो इतने धारा प्रभाव और इतने बढ़िया बोलते हैं, और जब उर्दू की बीच में पिरोई होती है शायरी की, तो मुझे विद्याधर गोखले जी की याद आती है। मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, लेकिन जो विषय दिया गया था वो विषय ये था कि लोकसभा निवडणुकीनंतरची दिल्ली 2014 से 2024 तक एक समय हमने देखा, एक सरकार का जन्म होते हुए देखा, एक नेता का जन्म होते हुए देखा, एक झंझावत आते हुए देखा, एक सुनामी आते हुए देखा, एक विकास की गाथा और विकास की गंगा की अपेक्षा थी। ये देश भागीरथ बन के लगातार प्रयास कर रहा था कि कब तो गंगा उतरेगी, और जब गंगा उतरी तो 10 साल में पता पड़ा कि गंगा नहीं, गलती से नाला उतर गया है। और जो गंदगी इस देश में फैली है, मैं सवाल आर्थिक नीतियों का नहीं करता, मैं आर्थिक परिस्थिति का नहीं करता। आर्थिक चक्र तो चलता रहता है। आज हमने पैसा कमाया, कल हम खो देंगे, परसों फिर कमाएंगे। आज खेत की फसल बिगड़ गई, कल अगले साल फिर आ सकती है। लेकिन जब इस देश का सामाजिक ताना बाना जब टूटने लगता है, उसको फिर वापस खड़ा करने में सैकड़ों साल लगते हैं। और जितना नुकसान समाज का इस 10 साल में हुआ, शायद क्योंकि इसके पहले इतिहास हमने पढ़ा है, गिरीश जी जैसे सीनियर लोग हैं, आप जैसे सीनियर लोग हैं, जिन्होंने ये देखा है कि वो स्थिति भी देखी है, छुआछूत से लेके कैसी चीज़ें थी, और उसके बाद बढ़ता हुआ समाज भी देखा है। अम्बेडकर जी का संविधान भी देखा है, और इस देश को संविधान के हिसाब से चलते हुए देखा भी है। लेकिन एकाएक ऐसा क्या हो गया कि आज हम सरकार से डरने लगे। सरकार हमारा अभिभावक होता है, सरकार हमारा पिता होता है, सरकार हमारा रक्षक होता है, क्यों हम उसको भक्षक समझने लगे? जब 10 साल के इस कार्यकाल का समीक्षा यदि की जाए, तो सिवाय हमने संविधान की धज्जियां हर पल उड़ते हुए देखी, हमने एक बात देखी कि जब आपको संसद में समर्थन हासिल होता है, और वो समर्थन यदि अपने बलबूते पे हो, तो फिर लोकतंत्र के मुखौटे में एक तानाशाह जन्म लेता है। तानाशाह इसके पहले भी आया था, ऐसा नहीं। इस देश ने लोकतंत्र के बीच में आपातकाल भी देखा था। लेकिन कुछ लोगों के मुखौटे जल्दी उतरने के बाद वो सुधर जाते हैं, और कुछ लोग अपने मुखौटे उतरने के लिए तैयार नहीं होते, और फिर वो मुखौटा चस्पा करके वो तानाशाह के जगह अपने आप को देवत्व घोषित करते हैं, और फिर भगवान बन जाते हैं। और वो इस समाज के लिए सबसे बुरा समय होता है। 2024 के चुनाव सर पे थे, लगातार भ्रमण हो रहा था, और जैसा कि दादा ने कहा अभी कि प्रचार माध्यम क्या थे। पहले अखबार मीडिया जो था वो एक मिशन के लिए काम करता था। आपने लोकमान्य जी से लेकर तमाम लोगों की बात की, तमाम अखबार थे। आज़ादी की लड़ाई में शायद ही कोई अखबार ऐसा होगा, अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, बंगाली हो, मराठी हो, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी। वो एक सैनिक बन के लड़े थे। लेकिन आज़ादी के बाद मीडिया जो मिशन था वो कमीशन हो गया। मीडिया धंधेबाजों के हाथ में चला गया। और इसमें यदि आज मीडिया नाच रहा है
और आज यदि मीडिया सत्ता के दरबार में घुंघरू पैरों में बांध के नर्तकी का काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं मात्र मोदी को ही नहीं दोषी देता, इसके पहले मैं पुरानी सरकारों को भी कहीं ना कहीं दोषी मानता हूं। क्योंकि मीडिया के लोग हैं तो इनके लिए अलग ट्रीटमेंट है, मीडिया के लोग हैं तो उन्होंने कोई गलत काम किया तो उसके तरफ नज़रअंदाज करो। कोई मीडिया का बड़ा टाइकून है तो वो सरकारी ज़मीन पे मॉल खड़ा करता है, बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो भी नज़रअंदाज होता है। मीडिया को लाइसेंसेस दिए जाते हैं। मीडिया माने आपको भ्रष्टाचार करने का एक लाइसेंस था। लोग भ्रष्टाचार करते गए, तमाम सरकारें, मीडिया थोड़ा सॉफ्ट अपने प्रति रहे, इसके लिए उन्हें भ्रष्टाचार करने देता रहा। जब नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, इन तमाम अखबार और चैनल वालों की फाइलें खुलवाई, और जो फाइल खुली, जिस दीवार में खुटी गाड़ो वो रेत निकलती है। जब मालिकों को यह पता पड़ गया कि हमारे लिए तिहाड़ के सिवा कोई जगह नहीं है, तो फिर वो दरबार में नाचने लगे। अब दुर्भाग्य ये है कि मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया, आने वाली तमाम सरकारें चाहे किसी की भी हो, यही रास्ता अपनाएगी, और मीडिया आपको लगातार इन्हीं सत्ता के दरबार में नाचते हुए दिखाई देगा। इसलिए अब मुझे मीडिया से कोई खास आशा नहीं, आने वाले समय में भी ये सुधरेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन हर जगह आपने कहा कि एक दिया रोशन होता ही है। कुछ लोग थे कि जिनको हमारे जैसे कि हमने सोचा कि हम पत्रकारिता में इसलिए आए कि हमें लगा कि कुछ सामाजिक दायित्व भी इसमें निभा सकते हैं। पत्रकारिता ये धंधा नहीं था, नहीं तो मार्केटिंग में जाके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते थे, बाकी प्रोफेशन भी कर सकते थे। लेकिन जब पत्रकारिता में आए और जब पत्रकारिता संकट में आई, तो मेरे जैसे हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने तय किया कि नहीं, इस पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो लड़ाई मोल लेनी होगी। और यदि पत्रकारिता सरकार को सवाल पूछने का एक माध्यम है तो सवाल तो खड़े करेंगे, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, या चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो। सवाल तब भी थे, सवाल आज भी थे, सवाल तब भी पूछे जाते थे, सवाल आज भी पूछे जाते हैं। लेकिन जब यूपीए सरकार में सवाल पूछते थे तो कांग्रेसी हमें संघी कहते थे। ये विदर्भ का है, नागपुर का, संघी है इसलिए ऐसा करता है। आज मैं कांग्रेसी हो गया हूं, तो मैं सरकारें जैसी बदलती है वैसी मेरी पार्टी वो लोग बदलते हैं, लेकिन मैं निरंतर वहीं हूं। देखने का पर्सपेक्टिव है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरी पत्रकारिता नेताओं के लिए नहीं, सरकार के लिए नहीं। यदि मेरी पत्रकारिता मेरे पाठकों के लिए, मेरे दर्शकों के लिए, मेरे जनता के लिए है, और जनता के सवालों को, वेदनाओं को शब्द देने का काम मेरा है, और यदि मैं वो करता हूं तो फिर मुझे किसी की तमा नहीं है। फिर सरकारें आती है, सरकारें जाती है, ऐसे कई आए कई गए, फर्क नहीं पड़ता। एक बहुत ही क्रूड मैनेजमेंट में, खासकर चार्टर्ड अकाउंटेंट में सिखाया जाता है, द डायरेक्टर्स में कम एंड डायरेक्टर्स में गो, द कंपनी गोज फॉर एवर। तो डायरेक्टर आते हैं, कंपनी के डायरेक्टर जाते हैं, लेकिन कंपनी वही रहती है। तो सरकारें आती है, सरकारें वही जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारिता वही होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि इसे 143 करोड़ के देशों में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो आज पत्रकारिता के साथ खड़े हैं, और उनका आशीर्वाद, उनकी शक्ति, उनकी गुण विशेष यही हमको जिंदा रखे हुए है। और लगातार कई बार मैं कहता भी हूँ, आज भी मैंने कहा, कई बार डर लगता है कि क्या पत्रकारिता करने वालों भी सेलिब्रिटी बन सकता है। पत्रकारिता तो पत्रकारिता है, कोई बहुत बड़ा तीर मार नहीं रहा हूं मैं, जिस प्रोफेशन में हूं वही कर रहा हूं। एक लेक्चरर को यदि पढ़ाना है और वो अच्छा पढ़ाता है तो सेलिब्रिटी क्यों होता है? एक वकील यदि अपने क्लाइंट के लिए लड़ता है तो सेलिब्रिटी क्यों होता है? ये सब अपने प्रोफेशन है। लेकिन जब पूर्ण रूप से अंधकार छाया होता है तो एक टिमटिमाया दिया भी होता है, वो भी लगता है कि ये सूरज प्रमाण अपने को कहीं ना कहीं आशा की किरण दिखाई देती है।
यदि हम बात करें सब्जेक्ट की, तो 2024 के निकालों के बाद क्या हुआ, थोड़ा क्रूडली बताता हूं मैं। 2014 में गाय ने बछड़ा दिया, गाय की डिलीवरी हुई, गाय ने बछड़ा दिया, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया, बछड़ा बड़ा होगा, खेती के काम आएगा। तो उसका लालन पालन हुआ 10 साल तक। अब गाय का छोटा बछड़ा होता है, वो इटखलिया भी करता है, थोड़ी बदमाशी भी करता है। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग आते हैं वो जानते हैं कि वो गाय के बछड़े की सारी तमाम बदमाशियाँ बड़ी हंसते हुए टाल देते हैं। 10 साल होते होते गाय का बछड़ा जवान हो गया, सींग मारने लगा। अब लगा कि नहीं, इसका समय आ गया है कि इसको बैल बनाया जाए, खेती के काम में लाया जाए। तो इसको वेटरनरी हॉस्पिटल में ले गए और उसका कैस्ट्रेशन हुआ। यही कहानी 2014 से 2024 के चुनाव की है। 2024 के चुनाव के नतीजों ने एक बिगड़े हुए सांड को बैल बना दिया। लेकिन होता है ना कि मराठी में कहते हैं सुंब जळाला पण पीळ घेत जात नहीं, तो वैसा ही उनका हुआ। 240 आने के बाद तमाम देश ये कहने लगा कि भाई आपको अब सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं, क्योंकि 272 तो चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने कहा कि मेरी एनडीए सत्ता में आ गई है, 292 मेरे पास है। मोदी की गारंटी एनडीए सरकार कब बन गई पता ही नहीं पड़ा। शायद गिरगिट को भी रंग बदलने में टाइम लगता है, इतने जल्दी रंग बदला। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी जो है सदन में, भारतीय जनता पार्टी, उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग ही नहीं हुई। एक परंपरा, एक प्रोसेस है अपने देश में। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, हर राजनीतिक दल अपने अपने नेता सदन के लिए चुनते हैं। शिवसेना के 9 ही लोग होंगे, लेकिन उनका भी एक नेता है 9 लोगों का लोकसभा में, और वो स्पीकर के पास भेजते हैं कि हमने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई और इनको हमने नेता चुना। तो भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होनी थी, संसदीय बोर्ड की मीटिंग होनी थी, उसमें इनको नेता चुनना था। फिर इन्हें अधिकार दिया जाता कि आप सरकार बनाएं, और क्योंकि लोग कम हैं इसलिए आप बाकी साथी ढूंढे। फिर एनडीए की मीटिंग होती, एनडीए की मीटिंग में ये प्रपोजल रखते कि मुझे पार्टी ने मेरा दल का नेता बनाया है। फिर एनडीए की लोग इनको समर्थन में पत्र देते, ये पत्र राष्ट्रपति के पास जाता है, और फिर राष्ट्रपति सरकार बनाने का न्योता देता है, और फिर राष्ट्रपति कहता है कि आप अब 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर अपना बहुमत साबित करें, क्योंकि ये मिलीजुली सरकार है। लेकिन इस देश में पहली बार हुआ, ये बीजेपी के सांसदों को पता ही नहीं था कि उन्होंने नेता कब चुना। खबर आई कि एनडीए की मीटिंग हुई और उनने बोला कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होंगे। उसके बाद सेंट्रल हॉल में एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग हुई। एनडीए की संसदीय दल की मीटिंग कानूनन और कॉन्स्टिट्यूशनली, वकील साहब बैठे, यदि मैं गलत हूं तो बताइए, ये हो ही नहीं सकता, ऐसा प्रोविजन ही नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया। राष्ट्रपति जी ने उनको आदेश दिया कि आप सरकार बनाइए। और जब सरकार बनी तो पहला जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, जनरली ये माना जाता है कि नई यदि सरकार हो, नई गठन हो सदन का, तो स्पीकर के पद पे, फिर स्पीकर का पद आया। सब लोग ये कहने लगे कि स्पीकर के पद के लेके झगड़े होंगे। एनडीए गठबंधन में जो बैसाखियों की सरकार खड़ी है उसमें टीडीपी और जेडीएस शायद मांगेंगे, लेकिन टीडीएस और जेडीपी शांत थे। मोदी जी को लगा नहीं, अपन फालतू डर रहे थे, ये लोग तो वैसे ही अपने पीछे हैं। उसके बाद स्पीकर अपने मन का ले आए। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसमें तमाम अपने पार्टी के मंत्री ले लिए, वहीं बड़े बड़े पोर्टफोलियो अपने पास रखे। बहुत ही दुय्यम दर्जे के पोर्टफोलियो घटक दल को दिए। घटक दल शांत था। सब लोग कह रहे थे कि मोदी जी ने मैनेज किया, सब मैनेज हो गए, लोग डर गए। वही 370 वाला भाव देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा था कि वो शांति जो तूफान के पहले की शांति है। उसके बाद बजट आया।
और मैं लगातार इस बात पे नज़र रखा था कि टीडीपी क्या करती है, क्योंकि जब टीडीपी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से बाहर हो गई थी तब स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी को हमने ऐसे ही पूछा कि एक अच्छा पार्टनर था साउथ में, आपने क्यों छोड़ा? तब उनने कहा कि भाई पार्टनर नहीं था, बहुत बोझ बन गया था। जब भी दिल्ली आता 1000 करोड़ 2000 करोड़ 1000 करोड़ 2000 करोड़, हम कहते इस मंत्रालय में नहीं तो उस मंत्रालय से दे दो। स्थिति ऐसी आ गई थी कि क्या देश का आधा बजट सिर्फ आंध्र प्रदेश को दें? अटल जी ने कहा कि सरकार गिर गई तो चलता है, अब नहीं, मुझे बाकी देश भी देखना है। तो ही इज़ अ हार्डकोर बार्गेनर। तब मैं लगातार प्रोग्राम जो देख रहे थे उनको कह रहा था कि वो अब एटीएम कार्ड स्वैप करने आएगा। बजट के पहले पहली बार मोदी जी को समझ में आ गया कि 240 के मायने क्या है। दोनों ने बजट अपने हिसाब से बनवाया, पूरा देश देखता रहा। महाराष्ट्र के हमारे दिल्ली में बैठने वाले सरकार का साथ देने वाले नपुंसक नेता पूछ हिलाते रहे टॉमी बन के, और महाराष्ट्र के मुंह पे तमाचा मार के आंध्र प्रदेश और बिहार को सब कुछ बट गया। मोदी जी को लगा चलो पैसे दे दिया, क्योंकि इन लोगों को मोदी जी स्वयं ही कहते हैं मैं तो बनिया हूँ, मेरा क्या झोला उठा के चला जाऊँगा, बिजनेस उनको आता है। उन्हें लगा मैंने पैसा दिया तो मेरी आज़ादी खरीद ली, लेकिन वो बजट तक के आज़ादी का पैसा था। अभी दूसरा बिल आना तब बाकी था। फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड का बिल लाया, और वक्फ बोर्ड का बिल लोकसभा में पेश हुआ। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वक्फ बोर्ड का बिल लोकसभा में पेश हुआ। कोई भी सरकार बिल पेश नहीं करती जब तक उसे पता नहीं कि यह बिल मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ, पेश किया हुआ बिल एकदम मिनिस्टर उठता है और बोलता है कि उसको सूझा नहीं, करूं क्या? बिल वापस लूं तो क्या बोलूं? बोले जेपीसी को चला जाएगा। जेपीसी की डिमांड किसने की थी? किसी ने नहीं की थी। और 2014 से लेकर 24 तक 10 बार जेपीसी की डिमांड हुई है, कई बार जेपीसी की डिमांड हुई है। तुम्हारे हिंडनबर्ग पे जेपीसी की डिमांड हुई है, जीएसटी पे जेपीसी की डिमांड हुई है, चाइना पे जेपीसी की डिमांड हुई है। कोई बोलने को तैयार नहीं है। और इकाई की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी क्या? देश में बोफोर्स से लेकर अब तक 10 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, किसी का कोई नतीजा नहीं आया। एक अटल जी के टाइम पे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, जिसमें ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स थे इसमें फर्टिलाइजर की जो बात आई थी, उसकी बाकायदा रिपोर्ट सबमिट हुई। पहली पार्लियामेंट्री जेपीसी जिसमें एक रिपोर्ट सबमिट की, लेकिन सरकार ने वो रिपोर्ट आज तक खोल के देखी भी नहीं। जेपीसी की रिपोर्ट की औकात है। इन्होंने जेपीसी की रिपोर्ट दी क्योंकि टीडीपी के एक सांसद ने एक चिट्ठी भेज दी थी कि हैदराबाद इज वेरी अनहैप्पी सर, यू हैव टू थिंक ट्वाइस। और मोदी जी को पहली बार घुटने में बैठना पड़ा। तब उनको समझ में आ गया मिलीजुली सरकार के मायने क्या है, गठबंधन की सरकार के मायने क्या है। 2014 से 2024 तक जिस 56 इंच के सीने को मैंने गरजते हुए हंसते हुए देखा, रावण जैसा अट्टहास करते हुए देखा, 100 सांसदों को निष्कासित करने हुए देखा, मैंने बिना चर्चा के बिल पास करते हुए देखा। 1.5 साल तक 700 किसान मर गए, किसानों ने दिल्ली घेर के रखा, लेकिन जिसका दिल पसीजा नहीं वो मैंने देखा, लेकिन वो खोखला हो चुका था। उसके अहंकार की दिमक ने उसको चाट लिया था, और फिर वो पत्ते के बंगले जैसा गिरते हुए देखा। उसके बाद जेपीसी बनी। अब उसको जो जेपीसी बनी वो अपने आप में मजाक है। ये इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पे कपड़ा डालते हैं क्योंकि रास्ते में जाने वाले कावड़िया हैं, उनकी नजर यदि पड़ती मस्जिद पे तो अपवित्र हो जाएंगे। यही मोदी जी है जो मुलायम सिंह के टाइम या अखिलेश के समय कब्रिस्तान की दीवारों के लिए फंड दिया था, कब्रिस्तान की दीवार बनाने के लिए, तो इन्होंने शमशान वर्सेस कब्रिस्तान करके घमासान मचा दिया था। आज वही नरेंद्र मोदी की सरकार आंध्र प्रदेश में हर मस्जिद को 10,000 रुपए महीना मेंटेनेंस दे रही है।
क्या बात है, क्या चेहरा इस आदमी का, जो डंके की चोट पे कह रहा था कि मैं धर्म के नाम पे कतई रिजर्वेशन नहीं दूंगा, वो आदमी आज 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहा है। पार्टनर है पावर में, सत्ता में मंत्री है बीजेपी के, मना नहीं कर सकते कि हम नहीं करेंगे। तो आप हैदराबाद में एक बात करते हैं, दिल्ली में एक बात करते हैं, क्योंकि आपके चेहरे अनक है। इसीलिए हम रावण कहते हैं क्योंकि आपके 10 मुख है। आप पहाड़ों में जाते तो एक बात करते हो, नॉर्थ ईस्ट में जाते तो एक बात करते हो, दक्षिण में जाते तो एक बात करते हो, आंध्र में जाते तो एक बात करते हो, यूपी बिहार में आते तो एक बात करते हो, महाराष्ट्र में आए तो एक बात करते हो। 10 मुंह से 10 बात करने वाले हैं रावण। और जब रावण सामने पैदा हो तो एक बात तय कर लीजिए, उसका अंत निश्चित है। क्योंकि ऐसा कोई हिंदू सनातन धर्म में पुराण नहीं जिसमें रावण का या दुराचारी का अंत नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा कि उस बछड़े को जब सिंह मारने लगा तो फिर उसको बैल बना दिया। और आजकल बैल हमारा बेचारा इतना सीधा हो गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन उधर से घुसता है और हमारा बैल हाउस छोड़ के जाता है, क्योंकि आप सवालों के जवाब नहीं दे सकते। आप हुटिंग करोगे तो उतना ही आवाज उधर है, 60 लोगों का फर्क है। और जो 52 आपके पास है वो भी सब्जेक्टिव है, वो बीच बीच में चुप रहते हैं, बीच बीच में उधर से आवाज लगाते हैं, बीच बीच में इधर से आवाज लगाते हैं। ये स्थिति हो गई है अब ऐसी असहाय स्थिति में। और मैंने एक बार कहा था कि जब आदमी का बुरा समय आता है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट के जाता है। और जब आपका बुरा समय आ गया तो संघ ने हुंकार भरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला। देखो, भाजपा की सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है, क्या दुर्गति हो गई। जेपी नड्डा को 6 महीने का एक्सटेंशन इसलिए दिया कि चुनाव है। चुनाव खत्म हो गए, 3-4 महीने हो गए, अभी तक अध्यक्ष बना नहीं पाए, क्योंकि पहले जैसी स्थिति अभी रही नहीं कि ये कहे कि हम इसको अध्यक्ष बना रहे हैं और सब तालियां बजा के बोले जिंदाबाद जिंदाबाद। संघ ने कहा कि अध्यक्ष नाम दो, हम अनुमोदित करेंगे। ये नाम देते हैं, उधर से मना होता है। जब इन्होंने परेशान होकर बोला आप किस टाइप का अध्यक्ष चाहते हैं बताइए, उन्होंने कहा कि आपके पास कोई नहीं तो फिर संजय जोशी को भेजना पड़ेगा। संजय जोशी का नाम सुनते ही 3 दिन तक प्रधानमंत्री घर पे रहे। बीच में 3 दिन आपने देखा होगा कहीं आए दिखे नहीं थे कोई। फिर दूसरे नाम आने लगे। ये नवंबर तक ऐसे ही चलेगा। ये 2024 के निर्णय की बात है। 2023 में एक बात हुई, ये बहुत वानखड़े और दीपक शर्मा और ये अभिसार बहुत बोल रहे हैं, इनको नकेल कसो। शब्दुर हुआ, फिर एक नया फॉर्मूला बीच में निकला, अडानी सेठ को छोड़ा गया। तो एक महिला पत्रकार जो अडानी जी के पेरोल पे थी, फिर उन्होंने दिल्ली का मोर्चा संभाला। ये तमाम यूट्यूब वालों को एक ऑप्शन दिया गया, आप केंद्र सरकार को चाहे उतनी गाली दें, मोदी जी को बीजेपी को चाहे उतनी गाली दें, उसमें कोई आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, बस अडानी जी को संभाल लीजिएगा। उन्हें लगा कम से कम एक बाजू संभाले, तो उसमें कम से कम मुझे लगता है नहीं बोलते बोलते 400-500 करोड़ रुपए बटे। और कई यूट्यूब वाले एकाएक अडानी जी के नाम से, मतलब क्या बहुत लोगों ने किया उसको, वो इशू क्या करना। और फिर एक यूट्यूब पे काम करने वाला लड़का मेरे पास आया कि मैं 4 PM छोड़ना चाहता हूँ। मैंने बोला अच्छा कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, पैसा भी अच्छा मिल रहा है। बोले नहीं, हमको पैसा भी नहीं मिले तो चल जाता है, लेकिन हम आपके साथ काम करेंगे। मैंने क्यों? बोले आपके पास कंडीशन नहीं है। मैंने वहाँ कंडीशन क्या है? बोला हमें आदेश हुआ है कि अडानी जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलोगे। हमने कहा बोले भैया ऐसी क्या बात हो गई? तो हमको ये बोला गया, बोले कि हमारे डील हो गए हैं, खर्चे भी लगते हैं। ऐसे 10 से 12 पत्रकार हैं। फिर हमारे मित्र थे आलोक जोशी, आर्थिक विषय पे बहुत अच्छी बात रखते थे, बहुत अच्छा नाम था, CNBC आवाज़ में थे। वो लगातार सत्यहिंदी.com में हमारे साथ उनका एक शो था और हम लगातार जानते थे और बारीकियों से वो सारी अडानी का ये हो या जो भी आर्थिक विषय पे हो बहुत बारीकी से रखते थे और मज़ा आता था उनके शो में।
पता पड़ा उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन कर लिया, बहुत बड़े पैकेज पे अडानी में हो गए। उसके बाद एक दिन हमने देखा कि आशुतोष बात करते करते एकदम मोदी जी की तारीफ कर गए, तो हमने कहा इसको क्या हो गया। बाद में पता पड़ा ये भी एनडीटीवी के पैनल पे चले गए। दलितों के लिए भयानक आवाज करने वाला दिलीप मंडल, जो इंडिया टुडे हिंदी का संपादक हुआ करता था, और गर्व था कि एक पढ़ा लिखा दलित है, और टूट पड़ता था 2014 से लेकर 19 तक। हमने देखा क्या बोलता था। कल खबर आई वो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर में एडवाइजर बने हैं, और पिछले 3 महीने से वो लगातार मोदी जी दलितों के कितने दलितों के लिए काम कर रहे हैं इसका बखान कर रहे हैं। तो वो भी हो गया। अब बाकी कुछ बचे हैं। अब उन बच्चों को, बचने वाले को लेके ठिकाने लगाने के लिए एक बिल लाना ज़रूरी था, और ये बिल जब आया तब हम तैयारी में थे। हमको मालूम था कि ये बिल आने के बाद दूसरे दिन हम अरेस्ट हो जाएंगे, हमारे लिए कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि बिल इतना क्लिष्ट है। तो इसके बीच में हमने कुछ मंत्रियों से भी बात करी। पुराने जो मंत्री थे अनुराग ठाकुर, उससे भी मैंने बोला कि सुना तुमने बिल ड्राफ्ट किया है। बोला नहीं मैंने नहीं किया, वो आईटी मिनिस्ट्री ने किया। यार मुझे मत कहो कुछ। ठीक है, अब वर्तमान में आईटी मिनिस्टर और आईबी मिनिस्टर एक ही है, रेलवे मिनिस्टर भी वही है, और उस मिनिस्टर की खासियत है कि वो ब्यूरोक्रेट है। वो पहले उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर थे, और राजस्थान पाली के रहने वाले हैं, अश्विनी वैष्णव। अभी महाराष्ट्र से ज़्यादा पाला पड़ेगा उनको, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी वो सहप्रभारी बन के आए हैं बीजेपी की तरफ से। वहाँ कुछ आईएएस ऑफिसर होते हुए कुछ गड़बड़ हो गई, एकाएक उन्होंने वीआरएस ले लिया, और वीआरएस लेने के बाद वो विभिन्न माइनिंग कंपनी के लिए लाइजनिंग करने लगे, जिसे हम दलाली कहते हैं हिंदी में। बीजेपी ने बहुत कुछ बातें बीजेपी से सीखनी चाहिए बाकी राजनीतिक दलों को। ओडिशा एक ऐसा राज्य था जहां बीजू जनता दल ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया था, और बाकी कोई पार्टी थी ही नहीं, वन वे था बीजू पटनायक। बीजेपी ने वहां देखा चांस कुछ हो सकता है क्या। संघ बहुत दिनों से वहां काम कर ही रहा था आदिवासियों में, उसमें एक चुनाव हुए नगर पालिका के, उसमें 8 नगर पालिका भाजपा ने जीत ली, और भाजपा को पैर रखने को जगह मिल गई। 8 नगर पालिका जीती, इसका मतलब यहां जमीन फर्टाइल है। उन्होंने काम करना शुरू किया। ओडिशा का दुर्भाग्य है कि बीजू पटनायक से लेकर नवीन पटनायक तक लोग मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन सरकार अधिकारी चलाता है। बीजू पटनायक के समय प्यारी बाबू थे, प्यारी अंकल कहते थे। मैं भी प्यारी, मैं तो उनको ओरिजिनल नाम भी नहीं जानता, हम प्यारी अंकल करके ही उनके पास बैठा करते थे, क्योंकि एक उड़ीसा ऐसा एक राज्य है। मैं बहुत लगातार पिछले 10 साल से उड़ीसा में, जितना कंफर्टेबल मैं महाराष्ट्र में हूँ उतना उड़ीसा में हूँ, उतने ही विधायक सांसद दोस्त है, आना जाना होता है। तो फिर जब नवीन पटनायक आए तो ये प्यारे बाबू ने बताई हुई किस्सा था। देखिए कैसा सरकार पे कब्जा होता है ब्यूरोक्रेट का। बीजू पटनायक की डेथ हो गई, सब पूरा बीजू जनता दल देखने लगा कि आगे करेंगे क्या। नेता ही नहीं है, क्योंकि जिसके नाम से चुनाव जीतते थे वो समाप्त हो गए, और जो पार्टी चला रहे थे वो प्यारे अंकल सामने बैठे। तो सबको ने कहा कि प्यारे अंकल आप मुख्यमंत्री बन जाइए। प्यारे अंकल ने कहा मैं पटनायक नहीं हूं, मैं मुख्यमंत्री तो बन जाऊंगा, अगले चुनाव में हमारे में से कोई जीत के नहीं आएगा, हमें एक पटनायक चाहिए। बीजू बाबू के 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा उद्योगपति, उसको राजनीति से घृणा है। वो पिता के अंतिम संस्कार में आया और खुद अपना प्लेन लेके निकल गया, अब किसी को पता भी नहीं पड़ा। बेटी मेहता लुधियाना की उद्योगपति से ब्याही हुई। वो मेहता है इसलिए नहीं चलेगी, लेकिन उसका इंटरेस्ट था। उसके बाद उसको कहा कि तुम मेहता हो, तुम नहीं चलोगी। फिर नवीन पटनायक को लाया। नवीन पटनायक जिन्हें ओडिया नहीं आती, नवीन पटनायक जिसने कभी राजनीति का र नहीं देखा, नवीन पटनायक जिसने कभी जीवन में भाषण नहीं किया, नवीन पटनायक जिनके एजुकेशन से लेके उनकी सारी ज़रूरतें जो भी है वो प्यारे अंकल को ही बोला करते थे, पिता से कम संवाद था। अंकल ये चाहिए, अंकल मुझे ये चाहिए, अंकल मुझे गाड़ी खरीदनी, सारा प्यारे अंकल देखते थे। उन्हें नवीन बाबू को बोला कि आपको मुख्यमंत्री बनना है। वो रोने लगे, बोले हम नहीं बनना चाहते, हमको कुछ नहीं आता, हमको उड़िया भी नहीं आती, हम कैसा करेंगे।
जब वो सुनने को तैयार नहीं थे तो प्यारी अंकल ने नवीन पटनायक को कस के झापड़ मारा, बोला मैं बोल रहा हूं, तुम्हारा बाप हूं ना, पिता मानते हो ना, चलो शपथ ले लो। उस नवीन पटनायक को शपथ दिलवा दी गई। फिर प्यारी अंकल सरकार चलाते रहे। कुछ उद्योगपतियों का प्यारी अंकल से दुश्मनी थी, उन्होंने कुछ ऐसा खेल किया, प्यारी अंकल साइड को हो गए। नवीन बाबू ने सोचा कि मैं सरकार संभालूं, लेकिन संभल नहीं पाए, तो उन्होंने एक आईएएस ऑफिसर को, जो उनका पीए होता था, उसको साथ में रखा, जिसका नाम पांड्यान है। वो जयललिता का रिश्तेदार लगता है, तमिलियन है। पांड्यान सरकार चलाने लगे। नवीन बाबू दिन में आधा घंटा पांड्यान को देते थे। वो आधा घंटा में तुम 10 मिनट उनको विधानसभा में बिठाओ या मंत्रालय में बिठाओ, उसके ज़्यादा नहीं। बाकी घर में अकेले रहते थे, किताबें पढ़ते थे, वो उतनी दिनचर्या थी। पूरा कार्यक्रम पांड्यान संभालते रहे। पांड्यान और अश्विनी दोस्त थे, बैचमेट है। जब बीजेपी की दूरदृष्टि की, उनको पांड्यान को सेट करने के लिए अश्विनी को उठाया, अश्विनी को राज्यसभा लाया, राज्यसभा उड़ीसा से लाया। बीजेपी के पास मत नहीं है तो बीजेडी ने उसको राज्यसभा भेजा, अपने मत ट्रांसफर करके, पांड्यान के कहने पे। एक बार, 2 बार वो केंद्र में मंत्री बनाए गए। एक दिन पांड्यान को ये मैसेज मिला कि महामहिम, आपने जितना पैसा कमाया है सब एजेंसी के पास है। उनने अपने मित्र को पूछा क्या करूं? बोला मैंने भी वीआरएस लिया था, तुम भी ले लो। पांड्यान ने वीआरएस लिया, बोला पार्टी ज्वाइन करो। पांड्या पार्टी ज्वाइन कर गए। अब पांड्या ऑफिशियली नेता हो गए थे बीजेडी के, पार्टी वही संभाल रहे थे। उसके बाद एक डील के तहत पूरी विधानसभा और लोकसभा बीजेपी को बेच दी गई। पांड्यान ने अपने बच्चे, पत्नी विदेश भेज दिए। नतीजे आते से ही पांड्यान ने राजनीति से संन्यास ले लिया और मेरे पास पिछले वीक की खबर है कि पांड्यान विदेश चले गए। बीजेपी ने उड़ीसा कब्जा कर लिया। ये दूरदृष्टि, ये 2024 के नतीजों का खेल। यदि उड़ीसा साथ नहीं होता तो ये 240 से भी नीचे होते। यदि राजीव कुमार साथ नहीं होता, चुनाव आयोग का मुख्य आयुक्त, ये 280 पे थे, क्योंकि 79 सीट्स ऐसी है जहां जितने वोट पड़े उससे ज्यादा गिने गए। चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट्स है, लेकिन फिर वही दबंग पिक्चर की वो कहानी, गेंदा वाली, याद करिए, जिसने दबंग देखा है और लड़की को उठाने के लिए आता है, चुलबुल पांडे पहुंचते हैं, तब बोलते चुलबुल तुम क्या करोगे, यहाँ तो मुजरिम भी हम, गवाह भी हम, वकील भी हम और जज भी हम। ऐसे ही तर्ज पे कौन चुनाव आयोग किसकी सुनेगा? तो भारतीय जनता पार्टी का ओरिजिनल स्कोर 180 है। राजीव कुमार की कृपा से बाकी सीटें आप जोड़ दीजिए, 60 पकड़िए मोटे मोटे तौर पे, तो हो गए 140, 240। अब यदि ओडिशा बीजू पटनायक के साथ जाता, ये पूरा षड्यंत्र नहीं होता, तो ये 30-28 पे आते हैं। यदि मध्य प्रदेश में कमलनाथ पार्टी को बेच नहीं देते तो ये और नीचे आते हैं। फिर राजीव कुमार की मशीनें भी इनको नहीं बचा पाती। लेकिन फिर कांग्रेस में नेता कम और स्लीपर सेल ज़्यादा है बीजेपी के, और महाराष्ट्र भी उसमें अछूता नहीं है। जिस महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी से पार्टी के अध्यक्ष ही बीजेपी से लाए हुए हो और लीडर ऑफ अपोजिशन शिवसेना से आया हुआ हो, वहाँ आप लॉयल्टी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इथे पाहिजे जातीचे, जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करके दिन रात अपने आप को झोंक देते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी के लिए खपते हैं। लेकिन महाराष्ट्र का दुर्भाग्य है, ना बीजेपी में पीढ़ियों से काम करने वाले लोग सामने हैं, सब हाशिए पे गए, ना कांग्रेस में ये हाशिए पे गए। तो उसके बाद ये जो बिल है, फिर हम उस पर आते हैं वैष्णव पे, अश्विनी वैष्णव पे। 2023 में बिल बन के तैयार था और 2024 में इसलिए लागू करना था कि 370 पार आना था, और उसके बाद मनुस्मृति आती तो फिर कोई बिल की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन जब लगा कि ये बिल का हश्र जो हुआ
वक्फ बोर्ड के बिल का, तो ये बिल लाइन में था, प्रपोज था, कागज पे रिकॉर्ड पे था। उन्हें तुरंत सर्कुलर निकाला कि रीड्राफ्ट किया जाएगा, इसमें लोगों को पूछा जाएगा, ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे। तो ये पहले बिल क्या भांग खा के आपने ड्राफ्ट किया था? इतने निर्बुद्ध लोग हैं। स्टेक होल्डर से बात कहाँ की थी? और यदि की थी, मैंने पहली बार देखा कि कोई बिल बनता है, कानून का एक मसौदा बनता है, कानून बनने के लिए कोई ड्राफ्ट बनता है और उस पर कोई विचार विमर्श नहीं करता। नरेंद्र मोदी सुबह उठते हैं, रात को सपना पड़ता है कि किसानों के 3 कानून पास कर दो, वो बोलते हैं कि 3 कानून लाओ, फटक से कागज आता है, 3 कानून पास हो जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने इस बिल के साथ किया, लेकिन उनको पता पड़ा कि नहीं, अब हम ओलंपिक में दौड़ नहीं सकते, हम लंगड़े हो गए हैं। बिल वापस हो गया। उसके बाद लेटरल एंट्री, पीछे से एंट्री करवाओ आईएएस ऑफिसर की। जैसा ही ये मैटर आया, और मैं इस बारे में क्रेडिट देता हूं, ये सोशल मीडिया का है, क्योंकि ये जब विज्ञापन आया था किसी की नजर नहीं पड़ी इस पे। बाकायदा नाम 45 नाम सैंक्शन हो, मुझे सिलेक्ट हो गए थे, लोग लिस्ट डाउन हो गए थे, सब हो गए थे। एकाएक सोशल मीडिया पे चिंगारी उठी, और जब सोशल मीडिया ने उठा तो फिर कांग्रेस की नींद खुली, फिर उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और फिर दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो इन्हें तुरंत उसको भी बोला नहीं, हम इसको अब देखेंगे संवैधानिक रूप से ठीक है कि नहीं है। अरे तुम बिना संवैधानिक मतलब बिना चेक किए हुए आप ये कैसा एक विज्ञापन निकाल सकते हो? सरकार है या मजाक है? क्योंकि 2014 से लेकर 2024 तक जो आदत आपकी थी, जो तानाशाही प्रवृत्ति थी, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जो करेगा वही पूर्व दिशा है, उसके चलते आप ये करते गए। 2024 में इस बछड़े को फिर बैल बना दिया, और इस बैल को समझ में आ गया कि सिंग मार के काम नहीं होगा, नाक में व्यसन भी है, और खींचेगा तो तकलीफ होगी। और जो खींचने वाला एक तरफ चंद्रा बाबू है और एक तरफ नीतीश है, और लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हुआ करता था हाउस में, 10 साल से नहीं था, पहली बार देना पड़ा। मुश्किल हो गई। लीडर ऑफ अपोजिशन को बहुत सारी प्रोरोगेटिव्स होती है, उसकी बहुत सारा लोकसभा में उसे जगह मिलती है बोलने के लिए। अब राहुल गांधी भी तब के निकले, वो भी बोलना सीख गए, वो भी हमलावर हो गए। और जब आप हमले के जवाब नहीं दे सकते हो, हुटिंग भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि नंबर आपका बराबर है, आप आज हुटिंग करोगे, कल प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, क्योंकि आप 240 है तो 230 है, और इस 52 की कोई गारंटी नहीं किधर चुप रहेंगे और किधर बोलेंगे। तो कुल मिलाकर लोकसभा में स्थिति बहुत बुरी हो गई है। बिरला जी को जूनियर लोग आईना दिखाने लगे हैं। अभिषेक बनर्जी ने जब शब्द उच्चारे तो बात ही नहीं हुई। बोला भाई और आप क्यों बात कर रही इमरजेंसी की, उसको तो कई साल हो गए। बोला आप तो पुरानी बातें करते ना, नहीं आप क्यों नोटबंदी की बात कर रहे हैं, उसको तो कई साल हो गए। उन्होंने कहा तो नोटबंदी की भी पुरानी इमरजेंसी है। बोले अध्यक्ष जी क्या हो गया आपको, आप इमरजेंसी की बात कर सकते, आपातकाल की बात कर सकते, तो हम नोटबंदी की नहीं, चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हमारी नेता ममता बनर्जी, बोले नहीं नहीं चलेगी ममता बनर्जी, जो सदन में नहीं है उसका नाम नहीं लिया जाएगा। तो बोले हमने जवाहरलाल नेहरू जी को सदन में नहीं देखा इतने में, आप तो रोज बोल रहे हैं, शब्द नहीं थे बोलने के लिए। लेकिन ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है, महान निर्लज्ज लोग चेयर पे बैठे हैं, इसलिए लज्जा तो आती ही नहीं, फिर अपना हंसते हुए चुपचाप बैठे रहते हैं। ये 2024 के बाद का बदलाव देखा। 2024 के बाद का बदलाव ये है कि पूरे प्रदेश में जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं या बीजेपी समर्थित सरकारें हैं, वहां सब रबर स्टैंप मुख्यमंत्री बिठाए गए हैं। किसी की इतनी औकात नहीं कि नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी का फोन जाए तो बैठ के बात करें। आज यदि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अमित शाह का फोन गया तो फट करके उठता है, पीछे चेयर गिर जाती है। हाँ जी अमित जी, अमित जी। 2024 के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को बल दिया।
वो भगवा उससे ज़्यादा तेज बोलता है। उन्होंने कहा कि सबसे बुरा हश्र उत्तर प्रदेश में हुआ, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। उन्होंने बोला हम काय को दे, मोदी की गारंटी फेल हो गई, मोदी दे। हमने कौन से टिकट बांटे थे? टिकट तुमने बांटे थे, तुम दो। मैंने 27 नाम दिए थे, आपने 6 टिकट दिए, 6 के 6 जितवा के लाया हूं। मैंने 32 को मना किया था, आपने टिकट दिए, 32 हारे। मैं जिम्मेदार कहां से? प्रचार कौन करेगा? आप तय करते थे, मैं जिम्मेदार कहां से? प्रदेश की उपलब्धि किसने गिनाई? बार बार आप मोदी मोदी कर रहे थे, राम मंदिर कर रहे थे, मैं कहां दोषी? इस्तीफा आप दो, मैं नहीं देता, और हिम्मत है तो मुझे निकाल के दिखाओ। योगी आदित्यनाथ देवेंद्र फडणवीस नहीं है। देवेंद्र फडणवीस यदि मुख्यमंत्री नहीं बने तो यहां वड़ा पाव भी नहीं बेच पाएंगे दिल्ली में, वो भी कुवत नहीं उसमें। इसलिए मी येतो म्हणणारा माणूस लंगडत लंगडत आला, उपमुख्यमंत्री झाला, लंगड़ते लंगड़ते और उपमुख्यमंत्री हो गए, क्योंकि और कोई काम कर नहीं सकते हो, उनमें इतना दम ही नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने से छत्रपति नहीं होता। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने के लिए भी 2 बार सांस लेनी पड़ती इनको, छत्रपति शिवाजी और महाराज बोलना पड़ता है। उतना सीने में पल्ला भी नहीं है। यदि वो होता तो नपुंसक बन के दिल्ली के तख्त के सामने पूछ नहीं हिलाते। लोग कहते शरद जी के और मेरे सबसे ज्यादा यदि मेरे पत्रकारिता में मैंने किसी के खिलाफ बोला होगा तो शरद पवार के खिलाफ बोला होगा। लेकिन शरद पवार ने विद्रोह किया, पार्टी तोड़ी, सब कुछ किया, लेकिन दिल्ली के खिलाफ किया, दिल्ली की आंखें दिखाते हुए किया। चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो, दिल्ली के खिलाफ विरोध करके उसने महाराष्ट्र की अस्मिता, भले ही उन्होंने अपना स्वार्थ देखा होगा, लेकिन बाकी लोग यहां पार्टी तोड़ के यदि दिल्ली पूछने जाते हैं, और नासिक में कौन चुनाव लड़ेगा? शिवसेना की एनसीपी, और उम्मीदवार कौन होगा? यदि ये अमित शाह तय करते हैं तो ऐसे नपुंसक और नामर्द इस महाराष्ट्र ने पैदा किए, इसके लिए हमें सबको एक दिन उपवास रखना होगा। ये पाप है हमारे कोई तो भी पूर्वजों के, जो हमें झेल रहे इतने नालायक लोगों को। तो ये सारे रबर स्टैम्प थे, एक जगह उनको तकलीफ थी, और वो योगी। और योगी ने स्थिति ये ला दी अभी कि जो योगी के खिलाफ इन्होंने, जिनको छू छू करके भोंकवा, अपने कुत्ते भौंक रहे थे योगी के खिलाफ, जो उप मुख्यमंत्री मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य, पब्लिकली स्टेटमेंट दे रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है प्रदेश की, यहां अधिकारी सुनते नहीं हैं, यहां विधायकों का काम नहीं होता, यहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हनन होता है। लगातार रोज ट्वीट करता था, रोज बाइट देता था, कैबिनेट में नहीं जाता था, और एक दिन लॉ एंड ऑर्डर के नाम से डीजी वीजी बुला के खुद ही मीटिंग ले ली चीफ मिनिस्टर की जगह। इतनी अरोगेंस करने वाला केशव प्रसाद मौर्य परसों के दिन बोलता है कि जब से उत्तर प्रदेश बना तब से योगी जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं बना है काबिल। योगी जी के बीच में मैं कल्याण सिंह जी की छवि देखता हूं। योगी जी दलितों के मसीहा है। योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ऐसा विकास करेगा। क्योंकि उनको पता पड़ा जिनके भरोसे वो कूद रहे थे वो खुद ही अब कीचड़ में फंस गए हैं। तो ये सेनापति थे अमित शाह के, जो तुरंत पलटी खा गए। और योगी जी आप उसी बदतमीजी से काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन योगी जी एक काम कर रहे हैं कि जो दिल्ली की नहीं सुन रहे बार बार। और इसीलिए संघ भी वहां बैठता है। संघ भी कहता है कि नहीं नहीं योगी जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलोगे। संघ भी डरा हुआ था मोदी से। नागपुर में बैठ के बोल रहा हूं मैं, चाहे संघ के कुछ लोग कुछ भी कहे कि इनको संघ समझ में नहीं आता, कितना संघ जानता है ये है। संघ इतना डरा हुआ था कि यदि मोदी जी अपने बलबूते पे 370 ले आएंगे तो संघ पे रिसीवर बिठा देंगे और बोलेंगे मोहन जी आप घर जाइए, आपने संघ की विचारधारा को गलत कर दिया है। अब गुजरात से कोई आता था शाह और कोई ठक्कर और वो बैठ जाता था नया संघ चालक। क्या कर लेते? क्योंकि भस्मासुर पैदा किया था आपने। जब मोदी जी को प्रपोज किया था तब उसी गुजरात से संघ का एक बड़ा डेलीगेशन आके चला गया नागपुर कि साहब आप गलत आदमी को प्रोजेक्ट कर रहे हो।
तब संघ को अपनी शक्तियों पे बहुत गर्व था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि आने वाले समय में ऐसा भी समय आएगा कि भाजपा कहेगी हमें संघ की ज़रूरत नहीं, और फिर संघ को पसीना आया। अब संघ भी देख रहा है आपदा में अवसर संघ को भी मिल गया, पार्टी की सीटें कम आई, लेकिन फिर इसको बैल बना दिया, तो संघ भी अभी एक व्यसन पकड़ के खड़ा है, चलो हम भी पीछे हैं। तो कुल मिला के 2024 और के बाद का जो निर्णय के बाद जो मैं दिल्ली देखता हूँ, वो दिल्ली मुझे आशा की किरण दिखाती है। दिल्ली मुझे आशा की किरण ये दिखाती है कि जिस संविधान को हम बार बार बोल रहे थे कि संविधान बर्बाद हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, उस संविधान की रक्षा इस देश की जनता ने की। इसलिए मैं इस देश की जनता को सैल्यूट करता हूँ। मैंने कभी इस देश की जनता को गलत नहीं समझा। ये जनता भुखमरी से परेशान हो सकती है, आधे पेट अधनंगी हो सकती है, जनता के पास इतनी सारी समस्याएं हैं कि वो आत्महत्या करने पे तुला हुआ है। जनता बेरोजगारी से, महंगाई से, कई चीज़ों से परेशान है, लेकिन जनता मूर्ख नहीं है। समय आने पे जनता करेक्शन करती है, और वो करेक्शन 2024 के नतीजों में मुझे देखा। 2024 के नतीजे मेरे लिए बहुत आशादायक थे। मेरा खुद का आकलन 235 का था, हालांकि तब ये स्थिति थी कि रोज़ हमले होते थे, और ये नहीं तो फिर पहले तो ये होता था कि भाई आप अपने प्लेटफॉर्म से कहो मोदी जी 700 लेके आएंगे, 2-4 से बांग्लादेश की भी जोड़ दो उसमें, हम कौन होते हैं रोकने वाले। लेकिन आप एक आंकड़ा बता रहे और फिर अति हो गया, तो फिर उन्होंने नाम लेके बोलना शुरू कर दिया। और एक मराठी के भी पत्रकार अशोक वानखेडे काय करतो ते एअर कंडिशनमध्ये दिल्लीमध्ये बसून आम्हाला सांगतो सिंगल जीटवर येणार आहे, असे मूर्ख काँग्रेसचा पैसा घेऊन तोंड घसी पडतील। बोलने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि जब तक नतीजे नहीं आते तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल ने 2 मिनट के लिए मुझे भी झंझोर दिया कि एक लाइन से एग्जिट पोल। फिर राजदीप सरदेसाई धीरे से बोलने लगे कि आई ऑल्सो करेक्ट माई फिगर, आई थिंक इट इज़ अबाउट 270 दे विल गेट। मेरे ऑफिस में, छोटा ऑफिस है हमारा स्टूडियो, एक तरफ मेरा एडिटर बैठता है, एडिटोरियल कंट्रोल जिसके पास है आशीष चित्रांशी, सामने मेरी केबिन है, और बीच में पूरा एडिटोरियल मतलब एडिट मशीन वगैरह सब होते हैं। सब बच्चे, क्योंकि जो लोग एडिटर है, जो प्यून है, उसको भी लोग न्यूज़ लॉन्चर के नाम से जानते हैं उसके एरिया में, और वो भी कहता था कि अरे हमारी वो एकदम ही उल्टा हो गया तो लोग हंसेंगे हम पे, उसकी भी अपनी इज्जत दांव पे थी। तो सब चर्चा कर रहे थे कि समझाओ इस पागल को, कुछ करे। अब तो राजदीप सरदेसाई भी सुधर गए हैं। तो आशीष आए हमारे कमरे में 9 साढ़े 9 बजे, 10 ही बज गए थे, और सोफा सेट पे बैठ गए। मतलब क्या एडिटर साहब, छोटा है 5 फुट का, और बस्ती से आता है यूपी के, और यूपी के बस्ती में बच्चा पैदा होने के बाद गिल्ली डंडा नहीं, उसके हाथ में कट्टा आता है, तो वो थोड़ा सा उस मिजाज का है। तो ऐसा दाढ़ी पे हाथ घुमाया, बोला नहीं अब तुम बताओ डिसीजन। बोला बाहर तो हंगामा हो रहा है ऑफिस में। मैंने आपका क्या डिसीजन है? बोले हम आपको एक रिक्वेस्ट करने आए हैं, आप प्लीज़ साथ दीजिए। मैंने क्या बताओ? बोला हम एक सीट आगे पीछे नहीं करेंगे, जो हमारा आकलन है उसी पर डटे रहेंगे। मैंने ठीक है, उनको बोलो स्टूडियो तैयार करें, मैं बैठता हूँ। फिर हमने पूरा शो किया, पूरा बताया देश क्या कह रहा है, और फिर हमने अंत में कहा हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं। बीजेपी ऑल इंडिया 235 ±5, और महाराष्ट्र बीजेपी सिंगल डिजिट। नतीजे आ गए, ऑफिस में जश्न मना, क्योंकि ये नतीजे जो थे ये वास्तविक आकलन पे थे। मैं महाराष्ट्र घूम रहा था, महाराष्ट्र के बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने मुझे कहा कि सिंगल डिजिट कितना। उन्होंने मुझे पूना में ऑफिस में बुलाया, सिंगल डिजिट कितना अशोक जी? रात को 11 साढ़े 11 की बात है, 2 ही बैठे थे हम, और उनका जो नीचे गार्ड होता है जो बंदूक वाला, वो चाय बना रहा था। मैंने बोला मुझे लगता है 7-8 सीट आनी चाहिए। बोला मुझे लग रहा था तुम्हें महाराष्ट्र की अच्छी स्टडी है। मैंने क्यों? बोला तुम डबल फिगर कैसे बता रहे हो? मतलब इसका मतलब 4। बोला मेरा तो स्टडी 4 बोल रहा है। बोला अरे बाप रे। तो उन्होंने मेरे सामने कागज
बोला चलो एक एक सीट अपन डिसाइड करते हैं। मैं कौन सी 8 उनको बता रहा था और उनमें से कौन सी 4 क्यों नहीं आएगी उन्होंने मुझे जस्टिफाई कर दिया। तो मैंने बोला नहीं हो साहेब, 4 म्हणजे अतिशय हे नाही होणार का, मला लाज वाटते आता। नाही आता तू हे विचार कर म्हणे, तुला लाज वाटते म्हणून तुला मोठा आंकड़ा द्यायचा है कि ती वास्तविकता द्यायची है। जब 9 आए तो मैंने पूछा 9 कैसे, तो उन्होंने जो 5 आ गए वो भी बताए, जैसे सातारा की पिपाणी और तुतारी के चक्कर में आ गई। ऐसी कई सीटें उसने 5 सीटें मुझे गिताई। ये बोले इनका ओरिजिनल स्कोर 4 है। एकनाथ शिंदे को, एकनाथ खड़से को नहीं लाते तो रावेरी भी जाती है, पास की जलगांव भी जाती है। ऐसे कई आकलन होते हैं वास्तविकता पे। हाँ, मैंने दूसरे दिन ये कहा कि मैंने 135 मेरा फिगर सही आया, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मेरा आकलन कुछ जगह गड़बड़ हो गया। मैं इतना बड़ा गड्ढा यूपी में नहीं मानता था 30 सीट का। मैंने यूपी को 10 से 15 सीट का गड्ढा बोला था। मुझे 5 सीटें मध्य प्रदेश से लग रही थी, मुझे 2 एक्स्ट्रा सीटें तेलंगाना से लग रही थी, मुझे कर्नाटक से 7 सीटें नहीं लग रही थी। लेकिन नतीजों के चंद एक सप्ताह पहले जब खरगे साहब के साथ हम चाय पे बैठे थे और मैंने म्हटलं काय सर, म्हटलं काय वाटतं तुम्हाला कर्नाटकमध्ये? 7-8 मिळाला तरी बस झालं म्हणे। मी म्हटलं आता पार्टीचा अध्यक्ष 7-8 म्हणतो, आपण फालतू यांना 15-20 तो फिर मैंने बोला कि ये तो फिर अपना तो 135, मतलब ये अब तो गड़बड़ हो गया अपना मामला। तो मैंने आके बोला चित्रांश को, मैंने बोला खरगे अपन वहाँ 15 बोल रहे थे, खरगे साहब 8 ही बोल रहे हैं, ये 7 सीट का गैप कहाँ से लगाएंगे? सारा गैप यूपी भर देगा बोले आपका। वो यूपी 15 दिन रह के आया था रिपोर्टिंग करके, और उस लड़के की मास्टरी है कि उसने मुझे सीटें बताई थी कौन सी समाजवादी पार्टी जीत रही है, और सारी की सारी सीटें जीती उसने। बोला मैं आपको बार बार बोल रहा था कि ये नहीं होगा, आप 30 मना कर रहे थे। नहीं, योगी और सब लगे हैं, मायावती भी है, लेकिन मायावती का कार्ड पहली बार लोकसभा में फेल हो गया। मायावती ने खूब प्रयास किया, लेकिन मायावती एक भी सीट बीजेपी को दिलवा नहीं पाई लोकसभा में। प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र में फेल हो गए, अकोला छोड़ के एक भी सीट वो दिलवा नहीं पाए। तो ये जो वोट कटाऊ लोग हैं, ये भी 2024 के नतीजों में एक्सपोज हो गए कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं। ये तय हो गया अभी, क्योंकि इनको अपने दलितों के लिए कुछ लेना देना नहीं, इनको कुछ, ये जानते हुए कि ये अपने लिए होता है। लेकिन 2024 के नतीजे आने वाले विधानसभा के नतीजों को गाइड करेंगे, ऐसा मैं कतई नहीं मानता। मेरा आकलन है लोकसभा और विधानसभा वोटिंग अलग होता है, नतीजे अलग आते हैं। हाँ, महाराष्ट्र में ट्रेंड ठीक है। मैं 2-3 जुलाई को विधानसभा में गया था, महाराष्ट्र के सभी लोगों से मुलाकात होती है। तो मुझे उद्धव जी ने अपने कमरे में बुलाया, मैं वहाँ बैठा था, उद्धव जी, मैं आदित्य जी, इतने में जयंत पाटिल भी आए और पृथ्वीराज चौहान भी आ गए। तो मैंने बोला महाविकास आघाड़ी, बोले नहीं हमको कहीं जाना है तीनों को एक जगह। तो मैंने बोला फिर मैं चलता हूँ, आप महाविकास आघाड़ी बात करो। बोले नहीं बैठो, अभी जाने में आधा घंटा है। तो मुझे पृथ्वीराज जी ने पूछा की काय वाटतं तुम्हाला आता महाराष्ट्राचं विधानसभेचं? तो मी म्हटलं राहू दे साहेब, उद्धवजींच्या कमऱ्यामध्ये रूममध्ये मी गेस्ट म्हणून आलो, पाहुण्याने जास्त बोलावं नाही, जे बोलायचं ते मला तिथनं बोलतो। तो उद्धव म्हणाले नाही बोला बोला, तुमचं आम्हाला ऐकायची सवय आहे, तुम्ही आम्हालाही ठोकता कधी कधी, बोला बोला। म्हटलं साहेब शुद्ध भाषेत सांगतो, लोकसभेत आज झालेला विजयाचा माज उतरू द्या, नाही तर विधानसभा जाईल। सांगली रिपीट करू नका, नाही तर विधानसभा जाईल। आणि हे जे बोलणारे पोपटपंची आहेत तुमचे, त्यांना बंद करा। तर आदित्य मला म्हणाले की सर तुम्ही सांगलीचं तर बोलूच नका, तो विषयच काढू नका आता। म्हटलं ते विषय काढणं फार जरुरी आहे, कारण सांगलीची गंगोत्री जिथनं उत्पन्न झाली ते समोर बसलेत। म्हटलं जयंत पाटील। तर जयंतराव म्हणे अरे तुम्ही नेहमीच मला रिस्पॉन्सिबल करता। म्हटलं जयंतराव आपण घरीच बसलोय, शिवसेनेला तुम्हीच हुसकावला, कारण तुम्हाला तिथे काँग्रेस नको होती सांगलीमध्ये,
म्हणून तुम्ही पायावर दगड पाडून घेतला. आता कृपा करून विधानसभेत करू नका, कारण भाजपा पूर्ण ताकदीने कामाला लागली. त्यांच्याकडे पैसा आहे, त्यांच्याकडे एजन्सीज आहेत. ह्या दोन गोष्टी त्यांच्याकडे आहेत. तुमच्याकडे काय आहे? तुमच्याकडे फक्त मेहनत आहे, लोकांची सिंपॅथी आहे. पण तुम्हाला जर माझाला असं कळलं तर लोक तुम्हाला उठून फेकून देतील. हे महाराष्ट्राची जनता आहे, लई लवकर रिॲक्ट करते. त्यामुळे ही गोष्ट बरोबर आहे आणि कामाला लागतो आम्ही. त्यामुळं महाविकास आघाडी कशी लढते, आणि पण महाविकास आघाडीपेक्षा महायुतीमध्ये भांडणं जास्त आहेत. आणि हे 2024च्या निकालामुळं हे जर 370 आले असते तर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार तोंडातनं शब्दही काढला नसता. साहेब, तुम्ही आम्हाला एक जरी तिकीट नाही दिली तरी तुमच्यासोबत आहे. पण आता तिथं सगळे आमदार पाठीमागे लागले. आमदारची मिटिंग झाली, अजित पवारवर अक्षरशः आमदार चढले. म्हणजे काय साहेब, कसं आमचं राजकीय भविष्य, किती सीट मिळणार आम्हाला काहीच माहीत नाही. छगन भुजबळ 80 मागतात, ते म्हणतात आम्ही देणार नाही. म्हणजे मिळणार किती? आमचं तरी मिळणार की नाही तिकीट? अरे आम्ही जिंकून येऊ की नाही? कारण प्रत्येकाला तर राजकीय भविष्याचं स्वतःच्या हे झालेलं आहे. अजित पवार बॅकफूटवर होते, कारण अजित पवार आपल्या बारामती लोकसभेमधल्या बारामती विधानसभेमध्ये सुद्धा आपल्या बायकोला जिंकून आणू शकले नाही. तिथं सुद्धा सुप्रियाताईला एज मिळालेली आहे. त्यामुळे ते चुप राहिले. ही बातमी बाहेर पसरल्यामुळे लगेच एकनाथ शिंदेचे पण आमदार एकत्र झाले. म्हणजे आपणही जरा क्लास घेतली पाहिजे. पण तो एकनाथ शिंदे शिवसेनेतनं गेलेला, मुरलेला. ते गेल्या एकनाथ शिंदे म्हणाला, पहिले मी बोलतो नंतर तुम्ही बोला, माझं ऐका. हे फडणवीस काय म्हणतात आणि ते बाकी लोक काय म्हणतात त्याचा कोणीही कानावर घ्यायचं नाही. आपलं सरळ अमित शहाची गोष्टी चालू आहेत. आपल्याला जे पाहिजे ते साहेब देणार आहे. त्यामुळं तुम्ही हे फालतू पेपरमध्ये छापून येतं, हे टी व्हीमध्ये काय बोलतात, हे कोई शेलार फेलार याचं काही ऐकायचं नाही आणि तुमच्या डोक्याला याचा परिणाम होऊ द्यायचा नाही. फक्त तुम्ही सांगा निवडणुकीत पैसे किती पाहिजे. सगळ्याला बरोबर भेटतील. निवडणुका झाल्या सगळ्यांनी आपापले आकडे दिले, आकडे लिहून घेण्यात आले आणि त्यांना सांगण्यात आलं की तुम्हाला सगळं मिळेल, तुम्ही जा घरी. आणि तो तिथे दमला. हे महायुतीमध्ये चाललेला आता सध्या प्रकार आहे. BJPमध्ये त्यांना हेच कळत नाही हे कुठल्या BJPला सोबत ठेवावं. ओरिजिनल BJP 2 फाडमध्ये झाली. मोदीनिष्ठ BJP, संघनिष्ठ BJP. राहिलेल्या BJPमध्ये काँग्रेस BJP, NCP BJP, MNS BJP, सेना BJP. आता एवढ्या सगळ्या BJPंना घेऊन ते सगळेच कन्फ्यूज आहेत. तो अश्विनी वैष्णव डोकं खालतो, कुठल्या BJPपासून सुरू करू त्यांना कळत नाही. पण आता शेवटी 1500 रुपये जे महिलांना दिले तो एक इम्पॅक्ट करेल असं त्यांना वाटतं. पण हे परसेप्शन असतं. मध्य प्रदेशमध्ये 29 सीट लाडक्या बहिणीमुळे नाही आल्या. 29 सीट कमलनाथनी एका ताटात रांगोळी काढून दिल्या BJPला. हे सगळ्यांना माहीत होतं. दुसरी गोष्ट, लाडली बहिणा ही 10 वर्षापासून चालू झालेली योजना आहे. फक्त त्यात पैशात थोडी वाढ केली. त्या लाडली बहिणाचे जनक जे आहे ते शिवराज पाटील, शिवराज सिंग चौहान. पण त्या लाडली बहिणामुळे काय झालं, सर्वात जास्त कर्ज आज मध्य प्रदेशवर आहे. मध्य प्रदेशला जवळजवळ प्रत्येक महिन्यात ते 2000 करोड रुपये पुन्हा उचलतात, तेव्हा कुठे ते पगार वाटू शकतात. तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है मध्य प्रदेश के पास, ये वस्तुस्थिति है. महाराष्ट्र में 8 लाख करोड़ का कर्जा है. 2 लाख करोड़ का फिस्कल डिफिसिट, बजट डिफिसिट, वित्तीय तूट, जो बजट की तूट है ती 2 लाख करोड़ पहुंच गई है. 1 लाख करोड़ 10,000 थी और 94,000 करोड़ फिर आपने पुरौनी मांग रखी, उसमें आपका 2 लाख करोड़ हो गया. पैसा नहीं है. अभी CCTV लगाओ करके स्कूल में बदलापुर कांड के बाद आदेश आया और स्कूल को समझ में नहीं आ रहा कि लाए कहाँ से, पैसा कहाँ है, सिर्फ आदेश आता है. साहित्य घ्या, पैसा कुठे आहे? पैसा नाही. बिलं स्थगित झालेली आहेत कित्येक लोकांची. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदारांना विचारा, त्यांना बिलं मिळत नाही आहे. पैसा नहीं है सरकार के पास. 1500 रुपये देंगे, कितने दिन देंगे? और ये 1500 रुपये किस लिए देंगे? मैंने अभी अकोला में कहा था
कि पूरे भारतवर्ष में मैंने मेरे जीवन काल में इतना अच्छा मुख्यमंत्री नहीं देखा जितना एकनाथ शिंदे है। इतना अच्छा भाई मैंने नहीं देखा जितना एकनाथ शिंदे है। एक इतना केयरिंग भाई कहां हो सकता है जो अपने बहन को 1500 रुपए एडवांस में दे रहा है कि ताई ये 1500 रुपए ले, क्योंकि अब जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा उसमें तेरे 100 रुपए डाल के 1600 भर। इतना बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा, इतना आगे एडवांस में इतकी चिंता करणारा मुख्यमंत्री आहे तो। त्यामुळे आपल्या माऊलींना हे कळायला हवं की हे 1500 रुपये एकनाथ शिंदे आपलं शेत विकून देत नाही। देवेंद्र फडणवीस आता काय, तो काळे गेल्यानंतर आता काय देवेंद्र फडणवीस देण्याच्या लायकीत राहिली नाही। काळे गेल्यामुळे सगळंच गेलं असं मला वाटतं। आता अजित पवारकडे इन्कमिंग आहे। पवार पूर्ण परिवाराकडे, शरद पवार असो अजित पवार असो, त्यांच्याकडे इन्कमिंग आहे। आउटगोईंग कॉल त्यांचे कधीपासून बंद आहे, पुलोदपासून। त्यामुळे तिथनं काही येणार नाही। शेवटी हे आपलेच पैसे आपणच भरतो। शेतकऱ्यांवर इनकम टैक्स नहीं, किसान इनकम टैक्स नहीं भरता इसलिए टैक्स नहीं देता, इससे ज़्यादा मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट नहीं है। इस देश में भिखारी जो है वो भी टैक्स देता है, जो बच्चा माँ के पेट में है उसको भी टैक्स देना पड़ता है, जो आदमी मर जाता है मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है। इतना टैक्स का बोझ इस देश के लोगों पे है। तुम खाना खाते हो टैक्स, तुम रिचार्ज करते हो टैक्स, तुम कुछ खरीदते हो टैक्स, टैक्स 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 टैक्स। तो एक तरह से मुट्ठी भर लेते हैं और एक तरह से चिमुड़ भर देते हैं। तो आपको ये देखना है कि देने वाला कौन है और कहाँ से दे रहा है। पुराने ज़माने में धन्ना सेठ हुआ करते थे जो अपनी तिजोरियाँ खाली करते थे समय के अनुसार। ये जवाहरलाल नेहरू ही था जिसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी भारत सरकार को दान की। जब जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ तो उसके नाम पे 1 इंच ज़मीन भी नहीं थी, एक गाड़ी भी नहीं थी, सिवाय कपड़े के उसका अपना कुछ नहीं था। इसके बाद भी उसको लोग गाली देते हैं। सूरज को देख के थूकने वाले भी बहुत है। ऐसी तादाद हमेशा समाज में रहेगी। तो कुल मिलाकर 2024 के नतीजों ने एक तानाशाह को हिला दिया। 2024 के नतीजों ने एक सिंग मारते हुए सांड को बैल बना दिया। 2024 के नतीजों ने इस देश में लोकतंत्र में जो लोगों का अविश्वास होने लगा था वो विश्वास पुख्ता हो गया। 2024 के चुनाव के नतीजों ने संविधान है, संविधान था और संविधान रहेगा इस बात को रेखांकित किया। 2024 के नतीजों ने भाजपा को सुधारने का मौका दिया। भाजपा हमें चाहिए, हम भाजपा विरोधी नहीं, क्योंकि कल कांग्रेस भाजपा विहीन देश हो जाएगा तो कांग्रेस इससे भी बड़ा तानाशाह बन के उभरेगा। ये मानवीय प्रवृत्ति है, जिसके हाथ में सत्ता आती है और निरंकुश सत्ता आती है तो फिर वो तानाशाह हो जाता है। यूं ही हिटलर पैदा नहीं हुआ, उसको भी समय ने तानाशाह बनाया क्योंकि सत्ता साथ में थी। हमारे यहाँ एक तानाशाह बनते बनते रह गया। ये 145 करोड़ लोगों की हिम्मत है कि तानाशाह पैदा भी करते हैं और तानाशाह ख़त्म भी करते हैं। इसी 2024 के नतीजों को मैं इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ, काफ़ी समय भी हो गया मैं बोल रहा हूँ। आप लोगों ने सुना, बुलाया, और जब गिरीश दादा का आदेश होता है तो फिर वहाँ ना नहीं कह सकते, सब काम छोड़ के भागना ही पड़ता है। अलग अलग जगह जा रहा हूँ। निर्भय बनो विचार मंच है ही हमारे संदेश का ही प्रोडक्ट है वो निर्भय विचार मंच, और उसके तहत फिर जन जागरण की एक बार प्रयास कर रहे हैं। पत्रकार का काम भाषण देना नहीं है। पत्रकार लिखता है, बोलता है, अपना प्रोग्राम दे के जनता तक अपनी चीज़ें भेजता है। लेकिन फिर कई बार हो जाता है कि आपको भी मैदान में उतरना पड़ता है कि जब श्री कृष्ण का काम कपड़े बेचना नहीं था। श्री कृष्ण वॉज नेवर अ साड़ी ट्रेडर, नाइदर देर इज अ हिस्ट्री और देर इज रेफरन्स एनीवेयर इन एंटायर महाभारत, गीता अँड श्रीकृष्णाच्या पुराणामध्ये की श्रीकृष्णाने कधी साडीबद्दल बोलला असेल।
पण जेव्हा द्रौपदीचं चरित्र ते वस्त्रहरण झालं तेव्हा श्रीकृष्ण साड्यासुद्धा घेऊन गेला. त्यामुळे जे काम करायचं नसतं ते सुद्धा करावं लागतं. जनजागरणाचं काम करतोय, लोक प्रेम करतात, लोक बोलावतात. आणि आपने कहा था कि एक हवेली में कुछ दिए हैं रोशन के, तो मैं अपने आप को भगवान का, मैं वो बेटा तो नहीं, आजन्मा तो नहीं कह सकता, लेकिन भगवान का अनुग्रह है, भगवान का हाथ है सर पे. इसलिए मैंने कहा की फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे. फानूस म्हणजे तो जे कंदील असतो, कंदिलावरचा काच असतो त्याला फानूस म्हणतात. फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुद खुदा करे. तो ये एक शम्मा है आपके सामने. मैं बोलता हूँ कि ये भगवान काम करवा रहा है, अच्छा काम करवा रहा है. और यदि कोई गलत काम करूँ, मैं इंसान हूँ, गलती मैं भी कर सकता हूँ. यदि गलती हो तो जनता जनार्दन है, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आपको ये पूरा अधिकार है कि आप मुझे कान पकड़ के बता सकते हैं कि तू गलती कर सकता है और तूने की. तो आज मैंने बोला, यदि कुछ गलत बोला होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. अच्छा बोला होगा तो आपको समर्पित. धन्यवाद.